2025 में जुलाई से लेकर सितंबर तक जिस तरह जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़ ने तबाही मचा दी थी, उससे अभी भी कहीं ना कहीं पूरी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बाढ़ तो खत्म हो गया और मौसम भी दुरुस्त हो गया, मगर अब लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड का दौर ऐसा चला है कि जगह जगह पहाड़ों के खिसकने से कई सारी इमारतें, कई सारे हाईवेज, कई लिंक रोड्स लगातार खराब हो रहे हैं और इससे जान माल का भी नुकसान हो रहा है। जम्मू रीजन की ही बात करें तो पिछले करीबन 10 दिनों में 4 बार लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जिलों में हुआ। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। कई सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमने देखा किस तरह से ताश के पत्तों की तरह लैंडस्लाइड से इमारतें बिखरती जा रही हैं। आखिर कब थमेगा ये? और क्या इसके पीछे कारण केवल नेचुरल कैलामिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं, या कहीं ना कहीं इंसानी गलतियां भी हैं? और अगर इंसानी गलतियां हैं तो इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? सरकारें इसको सुधारने में क्या काम कर रही हैं? इन सब पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मसला है और लगातार ये चिंताएं बढ़ा रहा है उन लोगों की जो पहाड़ों में रहते हैं। और खास तौर पे जो लोग पहाड़ों की तरफ घूमने जा रहे हैं, वो भी कम से कम ये वीडियो जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे साथ जुड़ेंगी एक क्लाइमेट जर्नलिस्ट और नेचुरल कैलामिटीज पर और क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारा काम कर चुकी निधि जम्वाल, जो इस समय मुंबई में है और मुंबई से मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ रही है। तो निधि, आपका सबसे पहले तो स्वागत है द न्यूज रूम 24 आवाज में। और आप हमारे साथ लगातार कई सारे क्लाइमेट चेंज, वेदर जो स्टोरीज होती हैं। निधि, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द न्यूज रूम 24 आवाज में और आपका धन्यवाद कि आप समय समय पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ती रहती हैं। आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर और कई सारी खास चीजें हमें और हमारे व्यूअर्स को बताती रहती हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और खास तौर पे वेदर में जो बदलाव हो रहे हैं और इसमें कहां कहां ह्यूमन एरर्स हैं, इंसानी गलतियां कहां हैं और सरकारें क्या काम कर रही हैं। बेसिकली आप भी जम्मू से ही बिलोंग करती हैं, डॉटर ऑफ द सॉइल हैं। तो जम्मू रीजन में जो लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? नमस्ते दीपक, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूं कि आपने जो है मुझे अपने इस प्रोग्राम में अपने साथ जोड़ा है। मैं जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पली बड़ी हुई हूं, वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई करी है। तो मेरा जो है घर है, जो मेरा अपना लगाव है, वो एक अलग ही है जम्मू से। और जब भी वहां किसी तरह की त्रासदी होती है, कुछ डिजास्टर आते हैं, तो मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि लगता है कि जैसे हमारा घर जो है वो खतरे में है। तो दीपक, जो आपने अभी बात करी कि जो लैंडस्लाइड इस साल मॉनसून में जो है जम्मू रीजन में बहुत हुए हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है कि इस साल का जो मॉनसून है, शायद ऐसा मॉनसून जो है जम्मू कश्मीर ने पहले नहीं देखा होगा, खासकर कि जम्मू रीजन में। क्योंकि जिस तरह की लैंडस्लाइड और लैंड सब्सिडेंस और जो फ्लड का नजारा निकल कर आया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू रीजन की, वो बहुत ही खतरनाक रहा है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो हम लैंडस्लाइड या लैंड सब्सिडेंस है, ये दो अलग चीजें हैं। लैंडस्लाइड होती है जबकि कोई पहाड़ जो है कहीं से वो कट के खिसक के नीचे गिर जाता है। वहीं पे लैंड सब्सिडेंस जो है वो एक अलग चीज होती है। और लैंड सब्सिडेंस क्या होता है? जहां पे जमीन जो है वो धंस जाती है। तो इस साल मॉनसून के समय में जो है लैंड सब्सिडेंस की जो इंसिडेंट्स हैं वो जम्मू रीजन में सामने निकल कर आई हैं। अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखेंगे तो राजौरी, रामबन, पुंछ, रियासी और इवन जम्मू डिस्ट्रिक्ट के काफी ऐसे गांव हैं जहां पे लैंड सब्सिडेंस मानी जमीन धंस जाना जो है उसके इंसिडेंट सामने आई है। माना जा रहा है कि करीब 3000 ऐसे गांव हैं जहां पे इस मॉनसून में लैंड सब्सिडेंस की जो है जम्मू रीजन में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अब लोगों के घरों में जो है क्रैक पड़ गए, उनकी जो खेती की जमीनें हैं वो नीचे धंस गई, उनके जो पानी के सोर्सेज हैं, जो स्प्रिंग्स हैं, जो स्ट्रीम्स थी, वो यकायक जो है एकदम गायब हो गए और सूख गए। तो ये जो है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज जो है इस बार के मॉनसून में जम्मू रीजन में निकल कर आई है।
जी दीपक, जहां तक आप बात करते हैं कि ये इस तरह के जो लैंड सब्सिडेंस है या लैंडस्लाइड जो है, इसका कितना नेचुरल है और कितना जो है जो ह्यूमन कॉस्ट है, तो ये बात जरूर मानने की है कि ये जो है एक नेचुरल रीजन भी है इस सब लैंडस्लाइड्स का, इस तरह के लैंड सब्सिडेंस का। अब अगर हम जम्मू कश्मीर के पहाड़ों को देखते हैं, वेस्टर्न हिमालयास को देखते हैं, तो ये काफी जो है यंग पहाड़ हैं। तो यहाँ पे जो है जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी जो हम बोलते हैं वो पहले से ही इन पहाड़ों की है। जैसे कि मैंने बोला, ये यंग पहाड़ हैं, इनका जो है सॉफ्ट सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, इनकी जो मिट्टी है या जो डेब्री का डिपॉजिट है ये काफी सॉफ्ट है। ये जो है हमें पता है ये सिस्मिक जोन में आता है, ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है पूरा का पूरा। जम्मू कश्मीर के खासकर अगर आप पहाड़ देखेंगे तो काफी जो है डीप स्लोप होते हैं उनके, बहुत ही जो है डीप गॉर्जेस हैं वहां पर। तो इन सब के चलते जो है जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उनका एक नेचुरल ज्योग्राफिक और जियोलॉजिकल जो है वल्नरेबिलिटी पहले से ही है। पर अगर हम इस साल दीपक मॉनसून की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ नेचुरल कारण है जिस तरह की त्रासदी जम्मू रीजन में आई है। तो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल वल्नरेबिलिटी तो पहले से ही है हमारे इन पहाड़ों की। हमने जिस तरह का डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करा है, हम जिस तरह की एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं, जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पे डेवलप कर रहे हैं, उनसे जो है इस तरह के डिजास्टर्स जो है वो और बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि हमें जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं करने चाहिए, बट जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल ये इस मॉनसून में साफ निकल कर आ रहा है कि हम जो है वहां की लोकल इकोलॉजी, वहां की लोकल जियोलॉजी को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से टनल्स बड़ी बड़ी खोदी जा रही हैं, अगर आप वेस्टर्न हिमालयास में देखेंगे तो इसे जम्मू कश्मीर की मैं बात नहीं कर रही, हिमाचल में चले जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, जिस तरह से 4 लेन हाईवेज जो है इतनी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज तक बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें खोदी जा रही हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, और अब तो आप देखेंगे रोपवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं निकल कर, जिसमें कि पेड़ों को काटा जा रहा है उन रोपवे को बनाने के लिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स से क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वहां की लोकल इकोलॉजी और लोकल जियोलॉजी को सही से नहीं समझा है, उसके चलते हमने इस एरिया को और वल्नरेबल बना दिया है, जिसके चलते ये लैंडस्लाइड्स की इंसिडेंट हो जाएं या लैंड सब्सिडेंस के इंसिडेंट्स हो जाएं, ये जो है ये बढ़ रहे हैं। तो इसका सिर्फ कोई एक कारण बताना सही नहीं होगा, इसमें मल्टीपल कारण है, नेचुरल रीजंस भी हैं और हमारे सरकारों की लापरवाही और हम आम जनता की भी जो एक लापरवाही रहती है अपने पहाड़ों की तरफ, वो भी इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। क्या मॉनसून के बाद लैंडस्लाइड, मडस्लाइड्स का आना या पहाड़ों का खिसकना कोई आम बात है निधि, या फिर ये इसी साल हो रहा है और इसके पीछे कोई खास वजह है? जी दीपक, जैसा आपने कहा कि ये मॉनसून में क्या इस तरह के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। अगेन इसमें एक नेचुरल कारण जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये यंग पहाड़ हैं हमारे और यहाँ पर जो है सॉफ्ट सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, तो उसके चलते जब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ये जो आपके सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं ये पूरी तरह से सैचुरेट हो जाते हैं, पूरी तरह से भर जाते हैं, जिसके चलते ये जो एरिया है थोड़ा सा डिस्टेबलाइज होता है। आप भी देखेंगे जहां पे अगर गीली मिट्टी होती है ज्यादा तो वो एकदम खिसकने लगती है, आप भी अक्सर उसमें फिसल जाते हैं। तो उस तरह का जो है अनस्टेबल हो जाता है वो रीजन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक लेवल तक तो वो सेचुरेट हो जाता है, जब उसके बियॉन्ड और ज्यादा बारिश होती है तो वो उसको सोख नहीं कर पाता, ले नहीं पाता, जिसके चलते पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो जाता है और लैंडस्लाइड हो सकता है, लैंड सब्सिडेंस जो है उसके चलते हो सकता है। तो ये तो एक नेचुरल कारण होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई। पर फिर जो मैंने आपको बताया कि अब ऐसे एरियाज में जो पहले ही अनस्टेबल है, थोड़े से जियोलॉजिकली जो है थोड़े फ्रेजाइल हैं, उनमें जब आप बड़े बड़े तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे या डैम्स बनाएंगे, तो वो उस रीजन को थोड़ा और भी ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस साल मॉनसून में जम्मू रीजन में कितनी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सड़कें जो है पूरी टूट गई। अगर आप जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करेंगे तो कितने दिनों तक वो हाईवे बंद रहा,
रहा था और फिर पूरे न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे थे कि किस तरह से जो कश्मीर रीजन के जो हमारे एप्पल फार्मर्स हैं उनको कितना लॉस हो रहा था, क्योंकि वो अपनी प्रोड्यूस को जो है बाहर भेज नहीं पा रहे थे। और यहां तक बोला था कि जो चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने तो ये भी बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर आप हमारा हाईवे जम्मू श्रीनगर का ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए, हम अपना हाईवे खुद बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेचुरल और जो हमारा डेवलपमेंट जिस तरह का हम कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं मिलकर जम्मू रीजन में जो है इस तरह के वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जो है ये डिजास्टर्स जो है और बढ़ रहे हैं। और अगर हम मॉनसून और बारिश की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं हमारे रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ही ज्यादा इराटिक हो रहे हैं। काफी दिनों तो बारिश नहीं होगी और फिर सडनली बारिश होगी और इतनी बारिश होगी कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जा सकता है। इस साल मॉनसून में हमने तवी को जिस रूप में देखा, मैं इतने साल करीब 17 साल जो है मैं वहीं पे जम्मू रीजन में ही रही हूं, मैंने तवी को बहुत दफा देखा, पर वैसा तवी का रुद्र रूप जो है हमने कभी नहीं देखा था। तो डेफिनेटली जब इतनी बारिश होगी तो हमारी नदियां ही हैं, हमारे स्ट्रीम्स ही हैं, या जो हमारे खड्ड हैं वही खड्ड जो है हमारे इस पानी को लेकर जाएंगे और हमें फ्लड से है जो वही चीजें बचाएंगी। पर हमारा अब क्या रहा है कि क्योंकि हम लोगों ने भी अपने सारे वाटर जो हमारे कोर्सेज हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, जो खड्ड एरियाज हैं, उनके ऊपर हमने एनक्रोच कर लिया है, उनके ऊपर हमने अपने घर बना लिए, दुकानें बना ली हैं, हॉस्टल्स बना लिए हैं। यहाँ तक कि एम्स जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक खड्ड के ऊपर ही बना हुआ है। तो इस तरह का जो हमने अपने इकोलॉजी को या अपने नेचर को कभी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हुए हमें लगा कि डेवलपमेंट हमें करना है, तो वो अब हमें उसका परिणाम सामने निकल कर आ रहा है कि आप जो है डेवलपमेंट जो है अपने नेचर या अपनी लोकल इकोलॉजी से हटा के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आपकी डेवलपमेंट जो है आपकी लोकल इकोलॉजी को देखकर ही चल सकती है, नहीं तो उसका परिणाम ये होगा आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे, बारिश आएगी, फ्लड आएंगे, लैंडस्लाइड होगी, लैंड सब्सिडेंस होगी, आपका करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो जाएगा और फिर आप फिर से करोड़ों खर्च करेंगे उन सब चीजों को दोबारा बनाने के लिए। तो ये जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या सरकारें इस मामले को सुलझाने को लेकर या इसको दुरुस्त करने को लेकर कुछ काम कर रही हैं? जो आपके पास कुछ डाटा है, कुछ सर्वेज है, वो जरूर हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी दीपक, जहां तक आपका सवाल है कि सरकारों की क्या सरकार इस पे कुछ कर रही है या सरकार की कोई जिम्मेदारी है या जवाबदेही है, मेरा ये मानना है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी भी है और पूरी जवाबदेही भी है। क्योंकि जिस तरह का डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जम्मू रीजन में हो रहा है, वो सरकारें ही कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये रीजन जो है अंडर डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, इसको हमें डेवलप करना है। पर मैं जो है बात करती हूँ हमेशा गुड़गांव मॉडल, जो मैं बोलती हूँ कि हम लोगों को लगता है और हमारी सरकार को लगता है कि एक ही डेवलपमेंट मॉडल है जो कि गुड़गांव मॉडल की तरह है, कि जहां पे आप हैवी कंस्ट्रक्शन करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाएं और कोई भी खाली जगह ना बचे। आपके जितने पॉन्ड्स हैं, जितनी स्ट्रीम्स हैं, उन सबको आप कवर करके, उन सबको आप एनक्रोच करके और उसके ऊपर में बड़े बड़े ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस बना दीजिए या होटल्स बना दीजिए। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट मॉडल है, सेम डेवलपमेंट मॉडल जो है अब पहाड़ों पे अप्लाई किया जा रहा है, वही डेवलपमेंट मॉडल जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया जा रहा है। पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पहाड़ों में और प्लेन्स में एक फर्क है। जो डेवलपमेंट मॉडल आप शहरों में, प्लेन के शहरों में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अगर आप सोचते हैं कि आप पहाड़ों में भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो तो एक कहते हैं ना आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है, और उस तरह की जो डिजास्टर है वो उसी के चलते हो रहा है। और अगर आप इस तरह का डेवलपमेंट मॉडल देखेंगे तो वो तो शहरों में भी लागू नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव में अगर 2 घंटा भी भारी बारिश हो जाती है तो पूरे सोशल मीडिया में रील्स आने लगती हैं कि लोग 8-8 घंटे जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो क्लियरली जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है वो तो हमारे प्लेन्स एरियाज में भी चल नहीं रहा है, तो वो पहाड़ों में तो क्या ही चलेगा। पर हमें लगता है कि वही एक डेवलपमेंट मॉडल है जिसको हमें प्रमोट करना है, जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा, जो हमें दिखाएगा कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है। तो जिसके चलते आप बड़े बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाएंगे और अगेन आप
उनको जो है लोकल इकोलॉजी के साथ में ब्लेंड नहीं करते हैं। मैंने कितनी जगह में ऐसे देखा है एक्चुअली जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करते हुए, जहां पर कि सुरंगें खोदी जा रही हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उनका सारा का सारा डेब्री जो है, मलबा जो है वो नदियों में डाला जा रहा है सीधा का सीधा। तो ऑफ कोर्स आपने नदियों की कैरिंग कैपेसिटी को भी कम कर दिया है। तो जब बाढ़ आएगी या जब बहुत भारी बारिश होगी तो नदियां कैसे अपना काम कर पाएंगी। और वहीं अगर हम जम्मू की बात करें तो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, इतने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आजकल ऑलमोस्ट कोई ही ऐसा शहर बच रहा होगा जहां पे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो है सरकार किसी तरह से थोप नहीं रही है। जम्मू में भी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, फेज 1 उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस साल जब बाढ़ आई है तवी में तो वो काफी हद तक उसने अपना जो भी रिवर एंड फ्रंट को बनाने के लिए लैंड को जो है रिक्लेम किया गया था तवी का, वो काफी तरह से तभी उस पे वापस फैल गई। उसने अपनी जो जमीन है नदी ने अपनी वापस क्लेम करी। तो इस तरह के रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट्स को भी जो है हमें बहुत क्लोजली देखना है। और क्या ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट सही है? क्या हमारी नदियों को कॉन्क्रेटाइज करना, उनके बैंक्स को कॉन्क्रेटाइज करना, क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जम्मू की जनता को भी, जम्मू रीजन के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपनी नदियों को खुले तरीके से बहना देना चाहते हैं या फिर वो एक तरह के उनको बैंक्स को कॉन्क्रेटाइज करके उनके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में भारी बारिश और इस तरह के डिजास्टर्स जो हैं तो वो बढ़ना पड़ेगा। मैं काफी बार बोलती हूँ वी हैव टू मेक रूम फॉर अवर रिवर्स। हमको अपनी नदियों को खुला बहने के लिए और जमीन नदियों को देनी पड़ेगी। उनकी जमीन पे एनक्रोच हमें नहीं करना है। खासकर जम्मू के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे खड एरियाज हैं जो साल भर सूखे रहते हैं। मुझे याद है बचपन में हम भी अपने वहां खड में जाके स्टापू ढूंढा करते थे क्योंकि वहां बड़े अच्छे स्टापू मिलते थे हम लोगों को। पर जब बारिश आती थी उन खडों में पानी बहना शुरू हो जाता था। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि साल के 8-9 महीने वो खड सूखे पड़े रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन खडों में जाके हम कॉलेज बना दें, उन खडों में जाके हम अस्पताल बना दें, उन खडों में जाके हम हॉस्पिटल बना दें या फिर अपने घर बना दें या होटल बना दें। क्योंकि वो तो फिर हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि भैया आइए, बारिश आएगी और बाढ़ आएगी और वो सब कुछ हमारा करोड़ों की चीजें हमारी बहा के ले जाएंगी। तो खडों को जो है हमें बचा के रखना है, खडों को हमें मैप करना है, अपने लोकल वाटर बॉडीज, वाटर स्ट्रीम्स को मैप करना है और उनको जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाना है। उन पे किसी तरह की कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करने देनी है। दीपक, मैं इतना कहूंगी इस चीज पे। साल 2025 में हमने देखा कि जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बाढ़ आए, फ्लैश फ्लड आए, मॉनसून भी पहले से ज्यादा हुआ और उसके बाद भारी तबाही तो हुई। मगर अब जब ये सब कुछ थम चुका है तब भी लैंडस्लाइड, मडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। क्या वाकई में ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, या फिर ये इंसानी गलतियां हैं? और अगर इंसानी गलतियां हैं तो क्या गलती हम लोग कर चुके हैं? जी दीपक, आपने जो है बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि इस समय में जब बारिशें हो रही थी, मानसून का टाइम होता है या इवन मानसून के बाद भी जो है लैंडस्लाइड की जो केसेस हैं वो चलते रहते हैं पहाड़ों में। क्योंकि पहाड़, मैंने जो कहा, एकदम सैचुरेट हो गए होते हैं इतनी बारिश के चलते। तो क्या ऐसे समय में लोगों को वहां जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जहां तक हम पहाड़ों की बात करते हैं, हिमालयाज की बात करते हैं, हिमालयन टाउन, सिटीज या किन्हीं भी एरियाज की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम उन जगहों की एक तो पहले कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करें। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मुंबई में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग आके रहते हैं और किसी तरह से हम कहते हैं भाई मुंबई फिर भी चल रही है, वो रोध होके चल पड़ेगी। पर अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो अगर हम लाखों लोगों को वहां लेकर जाएंगे या हम लोग रोड्स बना के या केबल रोपवेज बना के या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर करके अगर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है। और रिलीजियस टूरिज्म भी जिस तरह से सरकार उसको बहुत बढ़ावा दे जा रही है। इसी साल आप देखेंगे हमारे वैष्णो देवी में जो है लैंडस्लाइड हुई, वहां पे हमारे पिलग्रिम्स की मौत हुई। जो मछैल माता यात्रा है वहां पे हमारे पिलग्रिम्स की मौत हुई। तो इस तरह की बहुत ही डरावनी चीजें इस बार निकल कर आ रही है। किस तरह से क्लाइमेट चेंज ने हमारे पिलग्रिमेजेस जो हैं, जो
सैकड़ों सालों से पिलग्रिमेजेस चले आ रहे हैं, उन पे भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है, एक क्रेज़ रहता है कि भाई मानसून का टाइम है, पहाड़ों में जाएंगे, रील्स बनाएंगे, वादियां हैं अच्छी अच्छी। मैं लोगों को ये नहीं कहती कि आप पहाड़ों में मत जाइए, पर थोड़ा जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इसके लिए लोकल एजेंसीज की ज़रूरत है कि वो किस तरह की कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करें और डिसाइड करें कि इतने ही लोगों को हम जो है अलाउ करेंगे एक समय में इस रीजन में जाने के लिए। अब सरकारों का क्या कहना है, मैं देखती हूँ, चाहे आप किसी भी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हों या कहीं और के हों, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि इस साल इतने लाख पिलग्रिम्स को हमने 4 धाम यात्रा कराई, या इतने लाख पिलग्रिम्स हमारे केदारनाथ यात्रा के लिए आए। तो उस तरह का मुझे लगता है जो नंबर गेम है, जहां पे हमें लगता है कि हमारा जो सक्सेस रेट इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने मिलियन लोगों को पहाड़ में कितनी ऊंचाई तक लेके गए। ये जो एक मानक है, ये बहुत ही गलत मानक है। पहाड़ों को प्लीज सिटीज की तरह मत बनाइए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेकर जाएं, और उनका पूरा जो हमारा टूरिज्म मॉडल भी अगर हमारा पहाड़ों का होगा तो उसमें रेगुलेटेड टूरिज्म हमें करना पड़ेगा। हम जैसे अंधाधुंध नहीं चाहते कि टूरिस्ट वहां पे आए, क्योंकि ये तो मतलब अगर आप टूरिज्म देखेंगे तो आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो काफी हद तक हमारे लोकल लोग जो है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। पर अगर आप ओवर टूरिज्म करेंगे, अगर आप वहां की नदियां बर्बाद कर देंगे, वहां के पहाड़ कट कट के गिर जाएंगे, अगर वहां पे कोई हमारे पैस्चर लैंड्स ही नहीं रहेंगे, अगर हमारे वहां पर जो है पहाड़ों में बर्फ ही नहीं रहेगी, तो वहां पे टूरिस्ट थोड़ी ना आएंगे कुछ सालों के बाद में। तो ये जरूरी है कि हिमालयन स्टेट्स जो है वो एक साथ में जुड़े, एक साथ में वो अपना एक अलग डेवलपमेंट मॉडल बनाएं, क्योंकि हिमालय का या पहाड़ी हमारे स्टेट्स का डेवलपमेंट मॉडल बाकी डेवलपमेंट मॉडल जो स्टेट्स का है उसकी तरह नहीं हो सकता है। हमें अपना ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट मॉडल खुद से बनाना है, और हमें हमारे लोकल इकोलॉजी, जियोलॉजी, लोकल नेचुरल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए ही अपना डेवलपमेंट मॉडल बनाना है, और रेगुलेट करना है कि कितने लोग जो हैं इको फ्रेजाइल रीजन्स में जाएं। निधि, मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि क्या आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में इस तरह की नेचुरल कैलामिटीज कम होंगी या फिर बढ़ेंगी? जिस तरह से आपने बहुत गंभीरता से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझाई और बहुत डीप स्टडी बताई अपनी, कि कहीं ना कहीं गलतियां यही हैं जो हम लोगों ने जमीन एनक्रोच करनी शुरू कर दी है, और ये सारी जमीनें नदियों की हैं, उन नालों की हैं जहां फ्लैश फ्लड के पानी को जाने की जगह होती है, वहां इमारतें बन गई हैं। तो क्या आने वाले कुछ सालों में ये ज्यादा तो नहीं देखना पड़ेगा, ऐसी चीजें कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगी? जी दीपक, जहां तक फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो क्लियरली जितनी भी हमारी क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, वो हमें यही बताती हैं कि आने वाले समय में जो है इस तरह का एक्सट्रीम वेदर जो है, या तो एक्सट्रीम ड्राउट या एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स, ये आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि एक वार्निंग है कि हम जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या जिस तरह का हम डेवलपमेंट चाहते हैं, वो डेवलपमेंट जो है क्लाइमेट चेंज को नजर में रखते हुए बनाया जाए। मुझे लगता है अभी तक का जो भी हमारी प्लानिंग है, जिस तरह का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जो है हमारे एक तो क्लाइमेट चेंज को मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी फैक्टर इन नहीं किया हुआ है। और कि इसी साल अगर आप देखेंगे मॉनसून में जिस तरह की बाढ़ आई है, वो कितने ही ऐसे ब्रिजेस थे जम्मू रीजन में जो टूट के गिर गए, और ये कोई बहुत पुराने ब्रिज नहीं थे, नए ब्रिज ही बने हुए थे। इसका मतलब कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम ये क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं उसको हम क्लाइमेट चेंज फैक्टर इन करें और क्लाइमेट रेजिलियंस हर प्रोजेक्ट में बिल्ड करें। अब हमारा जो मानक है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमने इतने 100 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बना दिया हिमालय में, या इतनी लंबी लंबी सुरंगें हमने हिमालय में खोद ली। हमारा मानक ये होना चाहिए, क्या जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या वो इस तरह के हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम इवेंट्स को हैंडल कर सकता है। हमें पता है जम्मू कश्मीर जो है वो एक सिस्मिक प्रोन रीजन है, वो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, क्या वो मल्टी हैजर्ड्स को हैंडल कर सकता है कि अगर आपका अर्थक्वेक आ जाए, साथ में हैवी रेनफॉल भी आ जाए,
क्लाउड बर्स्ट हो जाए, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है? ये जो है ये हमारे लिए बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में हमें इन सवालों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी जो डेवलपमेंट करनी चाहिए और इसके लिए आम जनता को भी आगे आके बढ़ना चाहिए। सिर्फ सरकारें पे हम छोड़ देंगे तो हमारे सामने रिजल्ट है कि क्या होता है। तो ज़रूरी है कि लोग आगे बढ़कर आए, अपने तालाब है, अपने पोखर है, अपनी नदियां हैं, अपने खड्ड हैं, अपने स्प्रिंग्स हैं, इन सब के साथ में जुड़े और उनकी कंजर्वेशन में लगें। एटलीस्ट ये जाने कि हमारी नदी कहाँ से आ रही है, क्या इसमें पानी बह रहा है, क्या इस पे कोई और एनक्रोच कर रहा है, क्योंकि ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं, ये सब हमें बचा के रखते हैं फ्लड से, एक्सट्रीम वेदर से। तो ये सोचना कि सरकारें ही इन्हें मैनेज करेंगे, ये सही नहीं है। कम्युनिटी स्टीवर्डशिप की आजकल बहुत बात हो रही है कि कम्युनिटीज को जो है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो कम्युनिटीज को बढ़ चढ़ के अपने एनवायरनमेंट को, अपने लोकल रिसोर्सेज को बचाना होगा और आपस में मिलजुल कर हमें काम करना होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी दीपक आपको कि होप है, पर ज़रूरी है कि हम सब लोग, हर एक इंसान इसमें मिलजुल कर काम करें ताकि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सके, ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को जो है एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा जम्मू कश्मीर देकर जाएं। कहा जाता है जम्मू कश्मीर हेवन है इस देश का, तो उस हेवन को हम जो है उसको हेवन ही बना के रखें, उसको स्वर्ग ही बना कर रखें। धन्यवाद निधि, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया भी और अपना सर्वे और डेटा हमें बताया भी, ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ पाए और जम्मू कश्मीर के बाहर भी जो लोग हैं वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है, क्योंकि अक्सर लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं और लोगों को इस साल लगा कि आखिर ये पहाड़ों में कहर बर्फ क्यों रहा है। तो लोग समझ पाएंगे कि गलतियां कहीं ना कहीं हमारी ही हैं। जब हम अपनी बात करते हैं तो सरकारें भी आती हैं और आम आदमी, आम इंसान भी। कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट के नाम पर कहीं इन पहाड़ों से ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे, ये समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शायद आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे जिस तरह से हमारी क्लाइमेट जर्नलिस्ट और वेदर एक्सपर्ट निधि जम्वाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने पूरे विस्तार से डिटेल में बताया कि ये नेचुरल कैलामिटीज को सिर्फ हम जो जिनको कसूरवार ठहराते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी भी गलतियां हैं। और ये भी बताया कि मॉनसून के बाद इस तरह की लैंडस्लाइड बेहद खतरनाक है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं पहाड़ों में घूमने का तो फिलहाल रुक जाइए, हमारी ये स्टोरी शुरू से अंत तक पूरी देखिए और साथ ही साथ प्लान करने से पहले एक बार मौसम विभाग से भी चेक करिए। तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन, ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम और खास तौर पे वेदर और क्लाइमेट को लेकर जितनी सटीक जानकारी है, जितने डिटेल जानकारी हम आपको देते हैं, शायद ही कोई दे पा रहा हो। बहुत धन्यवाद।